अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स की न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। बच्चे, आज वाले न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और बहुत ही ज़्यादा आसान न्यूमेरिकल्स हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे, अपने पहले न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। इससे पहले हमने 6 न्यूमेरिकल कर लिए थे। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ जाएंगे और न्यूमेरिकल नंबर 7 को चेक करते हैं ये क्या कहते हैं और इसमें क्या चीज़ फाइंड आउट करने की हमें कह रहा है। तो मुझे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ए पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय टू वर्टिकल स्ट्रिंग्स। तो बच्चे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये हमारे पास एक पिक्चर फ्रेम है। बच्चे, ये हमारे पास कोई भी पिक्चर फ्रेम है, ठीक है। और मुझे इस पिक्चर फ्रेम को दो वर्टिकल स्ट्रिंग जो है वो हैंग कर रही है, उनके साथ हमने इसको हैंग किया हुआ है। ये कोई भी पिक्चर फ्रेम है और मुझे इसके साथ दो स्ट्रिंग्स हैं। मुझे एक स्ट्रिंग, आप ये देख सकते हो कि ये एक स्ट्रिंग ये है और दूसरी स्ट्रिंग ये है, ठीक है। मुझे इन दोनों स्ट्रिंग को आपने किसी चीज़ के साथ जो है ना ये अटैच किया हुआ है। रूफ भी हो सकती है, कोई वॉल भी हो सकती है, उसके साथ ऐसे अटैच किया हुआ है। ये दोनों स्ट्रिंग्स को आपने इसके साथ अटैच कर दी है, ये इसके साथ अटैच हुई हुई है, ठीक है बच्चे। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद मुझे ये तो हमने एक बना लिया कि ये कोई भी आपका पिक्चर फ्रेम है, ये जी इसके अंदर कोई भी एक तस्वीर बनी हुई है और ये कोई भी इसके अंदर तस्वीर है, ठीक है जी। ये कोई पिक्चर फ्रेम जो है ना हमने बना दिया, ये कोई भी पिक्चर फ्रेम है। उसके बाद कहते हैं द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स आर, जो इसके अंदर टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर वो दो वैल्यूज बता दी है। फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम, आपने वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम जो है फाइंड आउट करना है। तो पहले तो बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि टेंशन क्या होती है। बच्चे, टेंशन एक फोर्स होती है जो स्ट्रिंग के अलोंग होती है। ये स्ट्रिंग टेंशन जो है ये क्या है, एक फोर्स है जो स्ट्रिंग के अलोंग होती है, बट अपोजिट टू दैट ऑफ वेट, वेट के अपोजिट होती है। कि जिस तरह मैं यहाँ पर ये कहूँ कि ये आपके पास कोई भी एक बॉडी है बच्चे, ये कोई भी बॉडी है जिसका मैस मैस है, सॉरी एम मैस है और इसका वेट, ये वेट डब्ल्यू वेट है। और इस मैस को हमने जो है ना किसके साथ अटैच किया हुआ है, एक स्ट्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है। तो स्ट्रिंग के अलोंग एक फोर्स क्रिएट होगी और वो फोर्स अपोजिट टू दैट ऑफ वेट होगी, वेट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी और अलोंग द स्ट्रिंग होगी। अगर मुझे वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो टेंशन जो होगी स्ट्रिंग के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो दो टेंशन आपको बता रहा है, तो ये आपके पास एक टेंशन तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक टेंशन T2 जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में। और मुझे ये देख सकते हैं कि जो पिक्चर है ना, पिक्चर का जो वेट होगा, फ्रेम का जो वेट होगा वो आपको पता है कि वो किस डायरेक्शन में होते हैं, वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वेट, ये इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ डब्ल्यू से, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो स्ट्रिंग के अलोंग जो दो टेंशन क्रिएट होंगी स्ट्रिंग्स के अलोंग वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक हो गया बच्चे। तो यहाँ पर हम गिवन डेटा लिखते हैं। टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग जो है ना वो कर लेते हैं बच्चे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बच्चे, ये टेंशन इन फर्स्ट, ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग मैं कोई भी कर लेता हूँ, फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है उसकी वैल्यू लिख देता हूँ और टेंशन को टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फर्स्ट स्ट्रिंग के अलोंग है तो इसको मैं क्या करूँगा T1 और जी इसकी वैल्यू है 3.8 न्यूटन, ये इसकी वैल्यू आ गई। मुझे दूसरी चीज़ जो है ना आपको ये बताई गई है कि टेंशन इन जो आपके पास सेकंड स्ट्रिंग है उसके अंदर टेंशन बताई गई है कि सेकंड स्ट्रिंग के अंदर टेंशन, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ T2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ।
और बचे आपके पास है 4.4 न्यूटन है। जी आपने वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम फाइंड आउट करना है, तो हमने यहाँ पर वेट को फाइंड आउट करना है। ये वेट W की वैल्यू जो है ना हमने फाइंड आउट करनी है। तो भाई आप देख सकते हो कि जो आपकी पिक्चर है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में मीन कि ये हिल नहीं रही। अगर ये पिक्चर आप देख सकते हो कि ये पिक्चर जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ये अगर हिल नहीं रही तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रही हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रही हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। और इनका नेट रिजल्ट जो फोर्सेस का है वो कितना आ रहा है आपके पास, जीरो आ रहा है। तो यहाँ पर इसके ऊपर पिक्चर के ऊपर जो है वो तीन फोर्सेस लग रही है फ्रेम के ऊपर। नंबर वन फोर्स जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक वेट है। नंबर टू जो है ये आपके पास ये टेंशन T1 है। और नंबर थ्री जो है ये कौन सी फोर्स है, ये टेंशन T2 है। तो वो सारी फोर्सेस जो है ना इनका सम इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि पिक्चर जो है वो आपकी क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ रही है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जो आपके पास वेट है, ये जो वेट है ये बैलेंस का हो रहा है किसकी वजह से, सम ऑफ टू टेंशंस। सम ऑफ टू टेंशंस क्या है, T1 प्लस T2 की वजह से। क्यों? क्योंकि ये आपकी जो पिक्चर है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो बस आपने यहाँ पर वैल्यूज को पुट करना है, तो आपका जो वेट होगा वो इक्वल हो जाएगा T1 की वैल्यू बजे 3 आपके पास है 8 प्लस T2 की वैल्यू बचे 4.4। तो बच्चे जब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा 8 पॉइंट, इन दोनों को ऐड सिंपल आपने करना है, 8.2 न्यूटन जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मैंने क्यों इक्वल किया है, क्योंकि वेट जो है वो अपोजिट है टू दैट ऑफ टेंशंस। क्योंकि टेंशन वेट के अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं अलोंग द स्ट्रिंग, और हमारी जो पिक्चर है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इस वजह से वेट जो होगा वो इक्वल होगा किसके, सम ऑफ टू टेंशंस के। तो इसको जो है ना हमने ऐड किया और ऐड करने के बाद जो है ना हमने इसका आंसर जो है ये निकाल लिया 8.2 न्यूटन। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हम जाते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.8। तो ये भी कॉन्सेप्ट उसी तरीके से है बच्चे। इसके अंदर आपको ये बताया गया है द टू ब्लॉक्स ऑफ मैसेज। आपको दो ब्लॉक बताए गए हैं और उनकी मैसेज बताई गई हैं। एक की मैस है 5 kg और दूसरे की मैस है आपके पास 3 kg। आर सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर। और इनको जो है ना आपने स्ट्रिंग के साथ जो है ना अटैच करके जो है सस्पेंड कर दी है। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। आप ईच स्ट्रिंग के अंदर जो है वो टेंशन को फाइंड आउट आप लोगों ने करना है यहाँ पर। तो भाई सबसे पहले मैं यहाँ पर कर लेता हूँ फर्स्ट मैथ ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक। आप यहाँ पर लिख दो क्वेश्चन के गिवन डेटा के अंदर। पहली चीज़ तो हम ये लिख देते हैं मैथ ऑफ फर्स्ट ब्लॉक। फर्स्ट मैथ कर लो, मैथ ऑफ फर्स्ट क्या चीज़ है आपके पास, ब्लॉक कर लो, मैथ ऑफ फर्स्ट ब्लॉक। ठीक है भैया, इसको मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ किस चीज़ के साथ, M1 के साथ। ठीक है भैया, और इसकी वैल्यू है आपके पास 5 kg। जो ऊपर वाला है इसको मैं फर्स्ट ब्लॉक करता हूँ। ये 5 kg वाला जो फिगर के अंदर आपको बताया भी गया है कि ये M1 जो है ये क्या है, फर्स्ट मैथ है। फिर मुझे मैथ ऑफ जो आपके पास सेकंड ब्लॉक है उसकी मैथ भी लिख दो। और सेकंड ब्लॉक की मैथ को मैं बच्चे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेता हूँ किससे, M2 से कर लेता हूँ। और वो फिगर के अंदर आप देख सकते हो कि M2 जो है ये किसकी इक्वल होना चाहिए, ये आपके पास 3 kg की इक्वल होना चाहिए। तो बच्चे M2 जो है ये 3 kg M2 की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया बच्चे। उसके बाद जो है ना फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। तो हम टेंशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम ये लिख देते हैं टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग। टेंशन, ये बच्चे हम लिख देते हैं यहाँ पर टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग
जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसके अंदर टेंशन लिख देते हैं। जो ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग है, टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग, इसको मैं वजह रिप्रेजेंट कर लेता हूँ T1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो ये T1 है। और वजह एक दूसरी स्ट्रिंग भी है, ये जैसा आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने इसको जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है किस चीज़ से, T1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और वजह दूसरी चीज़ जो है वो क्या है, टेंशन इन जो सेकंड स्ट्रिंग है, जो नीचे की तरफ आप देख सकते हो एक स्ट्रिंग है, और M2 के ऊपर जो M2 को जिसके साथ हमने अटैच किया हुआ है उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया T2 से, और वजह इसकी वैल्यू भी आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक हो गया वजह। अब जी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल टेंशन T1 को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ टू कैलकुलेट T1। जब हम T1 को कैलकुलेट करेंगे तो भैया T1, यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा आपको समझाता भी हूँ कि अगर मैं T1 की बात करूँगा ना भैया, ये T1, ये स्ट्रिंग जो आपके पास है, ये जो स्ट्रिंग है ये रिप्रेजेंट अगर कर रही है T1, इसके अंदर टेंशन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमें पता है कि टेंशन जो है वो इक्वल होती है भैया, टेंशन इक्वल होती है किसके, वेट ऑफ द बॉडीज। तो भैया यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने दो बॉडीज को जो है हैंग किया हुआ है, ये ऊपर नीचे, एक ये है और एक ये है, ये दो बॉडीज हैं। एक तो आपके पास इसका वेट जो है हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं W2 से, और इसका जो वेट है इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं W1 से, सॉरी, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं W1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो टेंशन T1 जो स्ट्रिंग, ये ऊपर वाली स्ट्रिंग है, ये जो ऊपर वाली स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के साथ आप देख सकते हो कि इसके नीचे जो है आपने दो मैसेज को जो है वो क्या किया हुआ है, हैंग किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास T1, ये T1 जो होगी, ये T1 इक्वल होगी किसकी, इक्वल होगी सम ऑफ टू वेट्स। सम ऑफ टू वेट्स कौन से हैं, एक M1 मैस का वेट है और एक M2 का वेट है। जब ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो फिर T1 टेंशन के जो है ना हम इसको इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि T1 जो है वो सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग है, और ऊपर वाली स्ट्रिंग के नीचे जो है ना हमने दो बॉडीज को क्या किया हुआ है, हैंग किया हुआ है। तो जब मैं T1 की बात करूंगा बजे, तो यहाँ पर मैं सिंपल इस तरह लिख सकता हूँ कि T1 जो आपका T1 है, ये बजे T1 इज इक्वल टू दो वेट्स के इक्वल है, सम ऑफ टू वेट्स। तो सम ऑफ टू वेट्स कौन से बनते हैं बजे, W1 प्लस W2, ये बनता है। और बजे ये भी आपको पता है कि जो वेट होता है, वेट जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, वो तो होता है एम जी की इक्वल होता है। तो यहाँ पर जब मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करूंगा, इन वेट की फार्मूले में पुट करूंगा, तो ये आपके पास है T1 बचे। तो ये आ जाएगी आपके पास टेंशन T1 जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगी बचे, टेंशन T1 इज इक्वल टू वेट W1 जो होगा वो M1G प्लस M2, क्योंकि वेट W2 जो है वो किसकी इक्वल आएगा, M2 जी की इक्वल आ जाएगा। थोड़ा सा आसान करने के लिए जो है ना मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ कि इन दोनों में से मैं कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल लेता हूँ। तो कॉमन फैक्टर कौन सा है इनमें, जी कॉमन है। तो बच्चे क्या हो जाएगा आपके पास M1 प्लस M2 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, इसको मैं मज़ीद आगे सॉल्व कर लेता हूँ बच्चे, इसको मैं मज़ीद आगे सॉल्व करता हूँ। तो जो है ना बच्चे आपके पास ये देख सकते हो कि आप जस्ट आपने यहाँ पर, सॉरी, ये जो है ना मैं यहाँ पर T1 को कैलकुलेट करना बच्चे, ये T1 की वैल्यू है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, क्योंकि ऊपर से देखें ना ये T1 तो ये भी क्या है, T1 ही है बच्चे, ये T1 है। तो बच्चे T1 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा T1 टेंशन इन स्ट्रिंग 1 जो है वो इक्वल हो जाएगा, जी की वैल्यू आपको पता है वो 10 होती है, और पहली वैल्यू M1 की वैल्यू जो है वो आपके पास है 5, और बचे M2 की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी है 3। इन वैल्यूज को पुट करें तो बचे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 8, 10 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये क्या आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 8, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 80 न्यूटन। ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि टेंशन फोर्स है इसलिए इसका यूनिट भी जो होगा वो क्या होगा, न्यूटन इसका यूनिट आएगा।
तो मुझे ये था। लेकिन मुझे याद रखना है कि अगर आप सॉरी सॉरी यहाँ पर हम फिर मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पर इस चीज़ को देखना है आपने। ये जो है टेंशन जो है वो कौन सी चल रही है मुझे, ये टेंशन T1 टेंशन है, इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये T1 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी T1। तो मुझे सिंपल आप देख सकते हो कि T1 सबसे ऊपर वाली जो है वो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन हमने की है। तो इस स्ट्रिंग के साथ जो हम यहाँ पर नज़र आपको आ रहा है, इस स्ट्रिंग के साथ नीचे जो है दो मैसेज जो है हैंग की हुई है। तो दोनों मैसेज का जो वेट होगा वो इक्वल होगा टेंशन इन T1 के। तो इसीलिए जो है ना हमने यहाँ पर दोनों वेट्स को ऐड की है और उसके बाद जो है ना टेंशन T1 के इक्वल हमने इसको की है। तो नेक्स्ट की तरफ हम जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की सॉरी नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। T2 को भी हमने फाइंड आउट करना है। लेकिन T2 को आप देखिए मुझे, T2 को देखते हो तो ये T2 है, ये T2 आप ये फिगर की तरफ आए बच्चे, ये T2, ये फैक्ट ये जो है ना T2 है, ये स्ट्रिंग T2 है। इस T2 जो टेंशन है ये इस स्ट्रिंग के अंदर जिसको मैंने सामने लिखा है, ये बनाया है, ये इसके अंदर ये टेंशन है। तो बच्चे इस स्ट्रिंग के साथ आप देखिए तो सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है ना नीचे जो चीज़ हैंग हम करवा रहे हैं इसमें, ये जो एक ही मैस के साथ हैंग की हुई है। और इस मैस का जो वेट है वो कितना हमने कहा हुआ है, W2 कहा हुआ है। तो मुझे यहाँ पर जो आपके पास फैक्टर बनेगा, मैं आगे की तरफ इसको कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर ये मैस ये यहाँ पर इस तरह हमने बनाई हुआ था ना, मुझे ये एक मैस को हमने यहाँ पर ऐसे हैंग किया हुआ था, ये इसके साथ हैंग किया हुआ। फिर उसके बाद जो है ना मुझे इसी के नीचे जो है ना हमने एक और मैस को ऐसे हैंग किया हुआ था, ठीक है। और ये आपके पास इसको हमने कहा था कि ये M1 है और इसकी टेंशन जो थी इसको हमने कहा था T1 है। तो जब हम M2 की तरफ आते हैं, M2 की तरफ आते हैं कि ये जो आप T2 को फाइंड आउट करना चाहते हो, T2 जो है ये सेकंड, ये जो सेकंड रोप है, इस सेकंड रोप के अंदर टेंशन है। तो मुझे इस सेकंड रोप या स्ट्रिंग जो है इसके साथ सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ही बॉडी हैंग हो रही है जिसकी मैस जो है वो M2 है और इसका वेट हमने क्या लिखा हुआ था, W2 लिखा हुआ था। तो जब हम टू कैलकुलेट करेंगे, टू कैलकुलेट कैलकुलेट सॉरी टू कैलकुलेट टू कैलकुलेट T2, T2 को कैलकुलेट करेंगे तो याद रखो कि T2 जो है, जो आपके पास टेंशन इन स्ट्रिंग 2 है, स्ट्रिंग 2 के साथ सिर्फ और सिर्फ हमने M2 को हैंग किया हुआ है और M2 का जो वेट हमने कहा हुआ है वो क्या है, W2। तो मुझे इसके बाद जो है आपके पास T2 जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, हमें पता है कि वेट का फार्मूला क्या होता है, mg। तो लेकिन ये हो जाएगा M2 इंटू जी हो जाएगा। तो जी हमारे पास T2 की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, T2 इज इक्वल टू M की वैल्यू तो हमें पता है वो कितनी थी बजे, यहाँ पर हम देख सकते हैं M की वैल्यू हमने क्या लिखी हुई थी, मैं पीछे जाके चेक कर लेता हूँ। M2 की वैल्यू थी वो बजे 3 थी। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा M2 3 मल्टीप्लाई बाय G की वैल्यू 10 हम यूज़ करते हैं और T2 जो है वो आपके पास कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 30 न्यूटन। तो मुझे ये हमारा सेकंड आंसर और टेंशन T2 इन स्ट्रिंग 2 के अंदर भी जो है हमने क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। तो मुझे हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। अब ये वाले क्वेश्चन जो है थोड़े से जो है ना आपको कंसेप्चुअल टच आएगा और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वाले क्वेश्चन जो होंगे वो क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। तो मुझे इस क्वेश्चन को आपने समझना है मुझे। इस क्वेश्चन के अंदर मुझे आपको ये कहा गया है, इन नट हैज टाइटन बाय ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। तो मुझे यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट ले आप लोग के, यहाँ पर मैं एक स्पैनर बनाता हूँ बजे, ये बजे मेरे पास एक स्पैनर है, ये ठीक है बजे। ये आपके पास एक, ये कोई लॉन्ग आर्म, ये बजे हमारे पास ये एक स्पैनर है। और बजे इस स्पैनर की हेल्प से आप एक कोई भी आपके पास एक नट है उसको क्या कर रहे हो, आप टाइट कर रहे हो कि ये लॉन्ग आर्म स्पैनर बजे, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ बजे। ये लॉन्ग आर्म स्पैनर बजे, ये आपके पास लॉन्ग आर्म, ये बजे ये आपका एक स्पैनर है, ठीक है बजे। और इस स्पैनर की
हेल्प से जो है ना आपको ये बताया गया है कि एक नट जो है उसको टाइट कर रहे हो, और मुझे इस स्पैनर के ऊपर जो आप फोर्स लगा रहे हो, इसके ऊपर जो आप फोर्स लगा रहे हो, ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो है ये 200 न्यूटन की आपने फोर्स लगाई। और मुझे जो इसका स्पैनर का मूवमेंट आर्म है, जिससे हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे मूवमेंट आर्म को, ये वजह इसकी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसको जो है ना यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, ये वैल्यू है यहाँ पे पास 10 सेंटीमीटर की, ये वैल्यू है, ये यहाँ पर बना दी गई है। ठीक हो गया बच्चे। तो अब हम क्या करेंगे, इसी स्पैनर से जो है ना हम इस स्पैनर का फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो कैलकुलेट करेंगे, टॉर्क को कैलकुलेट कर लेंगे। अभी मैं क्वेश्चन को आगे की तरफ नहीं पढ़ रहा, मैं सबसे पहले जो है ना यहाँ पर गिवन डेटा ये वाला यूज़ करके और यहाँ से मैं टॉर्क फाइंड आउट करूँगा, इस स्पैनर का जो है वो टॉर्क आउट फाइंड आउट करूँगा। तो सबसे पहले फोर्स, फोर्स जो है यहाँ पर जो इसके ऊपर लग रही है, तो ये फोर्स जो है ना मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फोर्स, और ये फोर्स जो है इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा, ये बचे F1 से रिप्रेजेंट करूँगा, क्योंकि एक फोर्स आगे भी आपको दी हुई होगी, तो इसको मैं कहता हूँ कि ये 200 न्यूटन की जो है ना फोर्स आपके पास लग रही है। ठीक है। और बचे उसके बाद इसका जो मोमेंट आर्म है, ये मोमेंट आर्म जो है ना बच्चे, इसकी वैल्यू भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये जो मोमेंट आर्म इस स्पैनर को हम यूज़ जो कर रहे हैं, ये बच्चे आपके पास क्या है, ये L1 है, और ये बच्चे कितनी वैल्यू है इसकी, ये 10 सेंटीमीटर जो है ना बच्चे इसकी वैल्यू बताई गई है। तो आपने क्या करना है, सेंटीमीटर को फौरी तौर पे कन्वर्ट कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर को मीटर में, तो आपने यहाँ पर 100 पे डिवाइड कर देना। जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर जो है ये आपके पास आ गया। ठीक है मुझे, तो आपने मूवमेंट आर्म भी लिख दिया यहाँ पर। ठीक है मुझे, ये मूवमेंट आर्म, और ये जो है ना आप यहाँ पर टॉर्क फाइंड आउट करते हो, इस स्पैनर के ऊपर जो है ना ये टॉर्क फाइंड आउट करते हो। तो मुझे ये जो है टॉर्क आपने फाइंड आउट करना है। तो मुझे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये टॉर्क 1 है, इसको मैं टी टॉ 1 का नाम दे दूंगा, ये जो है ना हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज वी नो दैट कि जो टॉर्क होता है वो इक्वल होता है एफ क्रॉस एल, लेकिन टॉ 1 है तो ये क्या हो जाएगा, एफ मल्टीप्लाई बाय एल 1, ये आ जाएगा। तो जी यहाँ पर जो टॉर्क 1 होगा, टॉ 1 होगा, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 200। ठीक है मुझे, मल्टीप्लाई बाय आपके पास L1 की वैल्यू 0.1, तो मुझे टॉर्क 1 जो है वो आपके पास जो आ जाएगा उसका आंसर आ जाएगा 20, ये 20 और यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक हो गया मुझे, ये तो हमने एक चीज यहाँ पर कर ली। फिर मुझे उसके बाद कहते हैं ये क्वेश्चन, व्हाट लेंथ ऑफ स्पैनर इज रिक्वायर्ड टू लूज द सेम नट विद द फोर्स। वो कहते हैं कि वो आपका नट वही वाला है, वही वाला नट है, और यहाँ पर आपको ये कहा गया है कि ये जो आपका स्पैनर था ना बच्चे, ये जो हम यहाँ पर ऐसे बना रहे थे, ये ऊपर जो मैंने स्पैनर बनाया वही वाला उसी तरह का एक स्पैनर है बच्चे, ये आपके पास उसी तरह का एक स्पैनर है, ये वही आप कह सकते हैं कि वही वाला स्पैनर है। लेकिन आप जो है ना वो कहते हैं कि इस स्पैनर की लेंथ कितनी होगी, कि इसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो बच्चे, ये नट वही है, स्पैनर भी वही, आप कह सकते हो कि वही वाला है, ये यहाँ पर ऐसे, ठीक है ये। और कहा ये गया है कि आप जो है ना आप इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, वो फोर्स जो है वो कितनी फोर्स है, वो फोर्स जो है वो 150 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है। और कहते हैं कि उसी सेम नट को जो है ओपन करना है। इसका मतलब है, सेम का मतलब ये है कि जितना इसमें यहाँ पर हमने टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करवाया था ना, यहाँ पर टर्निंग इफेक्ट हमने क्या क्रिएट करवाया था, वो हमने टॉ1 किया था। तो वो कहता है कि सेम इसी तरह का इफेक्ट इसके अंदर भी क्रिएट हो। लाजमी बात है, जब दोनों में सेम इफेक्ट क्रिएट होगा
तभी तो ये नट ओपन होगा ना यहाँ पर। वो कहता है कि उसी तरह का, यानी कि ये आपका स्पैनर 2 है, लेकिन उसमें कंडीशन ये बता रहा है कि उसी तरह का इफेक्ट इसके अंदर उसी नट को ओपन करना है। तो ये जो आपके पास स्पैनर नंबर 2 है, इसका टार्क जो क्रिएट होगा, टा 2 जो क्रिएट होगा, वो क्रिएट कैसा होना चाहिए, टा 1 की ही की तरह का क्रिएट होना चाहिए। लेकिन अब जो है ना इसके अंदर वो ये बता देता है कि स्पैनर के ऊपर जो फोर्स लग रही है, ये स्पैनर के ऊपर जो फोर्स लग रही है, इस फोर्स की वैल्यू को जो है वो चेंज कर रहा है कि अब जो है ना इसके ऊपर आप क्या लगा रहे हो, जो फोर्स लगा रहे हो वो 150 न्यूटन की फोर्स लगाओ, 150 न्यूटन की फोर्स लगाओ। और वहाँ पर जो है ना आप उसी तरह का टार्क क्रिएट करो, टा 1 की तरह का टार्क क्रिएट करो। तो फिर बताएं कि वो फोर्स कितनी दूर जाके हम इसके ऊपर लगाएंगे, उस स्पैनर की लेंथ कितनी होगी। लाजमी बात है भाई जी, आप ये देख सकते हो कि अगर 200 न्यूटन के ऊपर लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर अगर आप फोर्स को कम करेंगे तो फिर लाजमी बात है आपका मोमेंट आर्म की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसी चीज़ को जो है ना हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। इसी चीज़ के लिए जो है ना मैं यहाँ पर चीज़ों को आगे वाले पेज पे नहीं करता, क्योंकि ये वाला डेटा जो है मुझे रिक्वायर्ड होगा, तो इसी वजह से मैं इस जगह जो है ना इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो मुझे क्या चीज़ आपको कह रहा है यहाँ पर कि एक तो आपको ये कह रहा है कि आप टार्क कैलकुलेट करो, सेकंड स्पैनर के ऊपर टार्क कैलकुलेट करो। ये टार्क, ये वजह टार्क जो आपके पास ये टार्क 2, लेकिन वो कहते हैं कि टार्क 2 जो है ना वो उतना ही प्रोड्यूस हो जितना आपने टार्क 1 के ऊपर जो है वो प्रोड्यूस करवाया था। तो इसका मतलब है कि अगर टार्क जो है 2 है वो इक्वल है किस चीज़ के, टार्क 1 की इक्वल है। तो मुझे टार्क 1 की तो वैल्यू आपको पता नहीं है, टार्क 1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो तो है आपके पास 20 न्यूटन मीटर, क्योंकि वो कहता है कि उसी नट को ओपन करना है ना मुझे आपने। तो दोनों में टॉर्क जो है वो सेम होगा। आप सेकंड स्पैनर में वही वाला टॉर्क प्रोड्यूस होगा उस नट को ओपन करने के लिए जो पहले वाले में जो है ना हमने प्रोड्यूस करवाया था टॉर्क। तो इसी वजह से मैंने टॉर्क 2 जो है इसको क्या कर दिया है, टॉर्क 1 के इक्वल कर दिया है, क्योंकि दोनों में सेम टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो टॉर्क 1 की वैल्यू तो 20 न्यूटन मीटर है। उसके बाद मुझे आपको जो चीज़ यहाँ पर कहेगी, दूसरी चीज़ बताई गई है कि जो इसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो एक फोर्स मैं पहले लिख चुका हूँ, तो इस फोर्स को जो है मैं नाम क्या दे दूंगा, फोर्स नंबर 2। और ये फोर्स नंबर 2 जो है ये कितनी है बच्चे आपके पास, इसकी वैल्यू है 150 न्यूटन जो है इसकी वैल्यू है। और आपको कहता क्या है कि अब जी आप फाइंड आउट करो मोमेंट, मोमेंट आर्म को जो है ना आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो मोमेंट आर्म सेकंड स्पैनर का है, तो इसको मैं क्या कह देता हूँ, L2 का नाम दे देता हूँ, और ये आपने फाइंड आउट करना है। तो मुझे फार्मूला जो हमारे पास बनेगा, फार्मूला ये बनेगा कि हमें तो पता है कि जो टॉर्क होता है मुझे, वो टॉर्क जो होता है वो इक्वल होता है किस चीज़ के, वो इक्वल होता है एफ मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल से, एल के। लेकिन यहाँ पर टॉर्क 2 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय L2। तो मुझे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो आपका L2 होगा वो किसकी इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा टॉर्क 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका F2 आ जाएगा। तो मुझे L2 इज इक्वल टू, अब आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो देख सकते हैं वहां पर गिवन डेटा के अंदर आप देख सकते हो कि टार्क 2 वही है जो आपका टार्क 1 था, क्योंकि सेम टार्क को जो है हमने ओपन करना है। तो ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका टार्क उतना ही प्रोड्यूस हो जितना पहले वाले स्पैनर के अंदर प्रोड्यूस हुआ था। तो इस वजह से टार्क 2 जो है मैंने इसकी इक्वल कर दिया टार्क 1 की इक्वल किया, और उसकी वैल्यू 20 है। तो बजे इसकी वैल्यू तो आप लिख दोगे यहाँ पर 20, और बजे डिवाइड कर दोगे फोर्स जो है वो कितनी है आपके पास 150। तो बजे ये टार्क 2, तो अब जो है ना मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर से जो है ना इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा कि जो कितना आंसर है इसका 20 को मैं डिवाइड करूँगा बचे 20 डिवाइडेड बाय 150। तो बजे मेरा आंसर जो है वो आ जाएगा 0.01333 और ये यूनिट क्या हो जाएगा आपके पास,
मीटर। तो मुझे पहला आंसर आपका सेंटीमीटर मूवमेंट आर्म दिया हुआ था, तो इस वजह से हम यहाँ पर भी इसको भी क्या करेंगे, सेंटीमीटर के अंदर लेके जाएंगे। तो मुझे L2 इज इक्वल टू 0.133 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 100 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो मूवमेंट आर्म 2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 13.3 सेंटीमीटर। तो मुझे आप देख सकते हो कि अगर आपको याद हो तो यहाँ पर मैं कुछ थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो आपका फोर्स आप उसके ऊपर लगा रहे थे, अगर आपने फोर्स वहाँ पर पहले F1 जो फोर्स लगाई थी वो आपने 200 न्यूटन की फोर्स लगाई थी, तो उस टाइम जो मूवमेंट आर्म L1 था वो आपके पास कितना था, उसकी वैल्यू जो थी वो थी 10 सेंटीमीटर की वैल्यू थी। तो अब आप देख सकते हो कि अगर आप फोर्स F2, मैंने कहा था कि अगर F2 की वैल्यू, फोर्स F2 जो है वो आपने कम करके 150 न्यूटन कर दी, तो वहां पर आपका जो मूवमेंट आर्म है उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए थी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आंसर हमारा है वो 13.3 न्यूटन आया। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, अगर इसकी वैल्यू को हमने क्या किया था, सेम कम किया था। तो देख सकते हैं कि आंसर से भी हमें पता चल रहा है कि अगर हमारा आंसर पहले L1 की वैल्यू जो थी वो 10 सेंटीमीटर थी, और जब फोर्स को कम करेंगे तो L2 की वैल्यू बढ़नी चाहिए थी, और L2 की वैल्यू हमें बढ़ के मिली है, और यही हमारा जो है ना मुझे आंसर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इसमें कॉन्सेप्ट वही है कि वो कहता है कि सेम टार्क प्रोड्यूस हो और वहाँ पर फोर्स की वैल्यू को कम कर रहा था। तो सेम टार्क का मतलब ये है कि जो पहले टार्क प्रोड्यूस हुआ था उतना ही टार्क जो है वो दोबारा प्रोड्यूस होना चाहिए, और फोर्स को कम करोगे तो लाजमी बात है वहाँ पर मूवमेंट आर्म की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो अब बच्चे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं अपने। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। इस क्वेश्चन को करते बजे, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ी सी यहाँ पर एक डायग्राम बना लेता हूँ बजे। ये डायग्राम बजे कुछ इस तरह की एक डायग्राम है, ये पहले मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। ये एक डायग्राम, ये वेज है बजे, इसके ऊपर हमने बजे यहाँ पर एक ये कोई रॉड को प्लेस करना है बजे। ये रॉड इसके ऊपर हम एक प्लेस कर रहे हैं बजे, ऐसे। ठीक होगा बच्चे, ये एक रॉड प्लेस कर दी इसके ऊपर। अब जी, अब उसमें जो है ना क्वेश्चन में जो जो कहा गया है वो क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है, question number 10, a block of mass 10 kg is suspended at the distance of 20 centimeter from the center of uniform rod। की जो आपकी रॉड है बच्चे, ये जो रॉड है, ये रॉड जो आपको बताई गई है कि एक रॉड है ये वाली, जिसकी लेंथ आपके पास कितनी है, 1 मीटर लेंथ है बच्चे। ये इसकी जो लेंथ आपको बताई गई है, ये लेंथ, ये जो सारी लेंथ है ना बच्चे, ये बताई गई है, ये लेंथ बताई गई है बच्चे। और ये लेंथ जो है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर आपको क्या बता रहा है कि ये लेंथ जो है वो 1 मीटर की लेंथ है। तो हमने 1 मीटर की लेंथ बना दी, और इसको जो है ना आपने सस्पेंड किया फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म बार 1 मीटर लॉन्ग। एक सेंटर से जो है ना हमने इसे हैंग किया हुआ है, ये सेंटर से जो है ना मुझे यहाँ से जो है ना हमने इसे ये बैलेंसिंग कंडीशन के अंदर, इक्विलिब्रियम के अंदर हमने लाया हुआ है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये टोटल लेंथ 1 मीटर है, तो मुझे सेंटर की बात हो रही है कि सेंटर से हमने इसे किया हुआ है, तो सेंटर से अगर हम चेक करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से लेके ये इस जगह से और इस जगह से ये 1 मीटर, टोटल 1 मीटर है। और सेंटर अगर हम इसका निकालेंगे तो 1 मीटर का जो सेंटर होता है वो मुझे क्या होगा, आपको पता है कि उसकी वैल्यू आपके पास 1 मीटर, 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर की इक्वल होता है। तो 100 सेंटीमीटर टोटल लेंथ जो है ये 100 सेंटीमीटर है। तो इसका मिड जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये 50 सेंटीमीटर, ये इसका मिड हो जाएगा, ये 50 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका मतलब है दूसरी तरफ भी जो है ना आपका 50 सेंटीमीटर की इस जगह से भी आप अगर देखते हैं यहाँ से, ठीक है भैया, इसको भी आप देखें तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी,
ये भी यहाँ पे पास 50 होगी, क्योंकि टोटल जो लेंथ है ना इस बार की वो कितनी है, इस रॉड की या बार की, वो 1 मीटर है। और 1 मीटर में जो है वो कहता है कि वो बैलेंस सेंटर के ऊपर जो है ना वो बैलेंस हो रही है। तो सेंटर के ऊपर बैलेंस होने का मतलब क्या है कि 50 सेंटीमीटर एक तरफ है और 50 सेंटीमीटर एक तरफ है। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप आगे की क्या देखते हैं कि आपको क्या चीज़ बताई गई है। उसमें ये बताया गया है कि ए ब्लॉक ऑफ मैस 10 kg इज सस्पेंडेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। कहते हैं कि एक मैस को जो है ना यहाँ पर हैंग किया गया, लेकिन वो जो मैस आप इसके ऊपर हैंग कर रहे हो, कि यहाँ पर एक मैस में कोई भी मैस है, ये मैं यहाँ पर एक मैस यहाँ पर हैंग करता हूँ, कि कहते हैं कि यहाँ पर एक मैस हैंग की गई है ये, और वो सेंटर से जो मैस है ना उसका डिस्टेंस जो है वो कितना है, आपको ये बता दिया गया है कि उसका जो डिस्टेंस है ना बच्चे, ये कोई भी ये मैस है, ठीक है। और ये बताया गया कि उसका जो डिस्टेंस है ना आपके पास, ये डिस्टेंस जो आपको बताया गया है कि इसकी वैल्यू ये डिस्टेंस ये बताया गया कि ये मैस जो है आप किस जगह हैंग कर रहे हो बच्चे, ये मैस जो है आपने हैंग की है 20 सेंटीमीटर के ऊपर। ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर जो है ना आपने इसको हैंग कर दिया है। ठीक है, ये तो हमने कर दिया हैंग। और इसको हम नाम क्या देते हैं बजे, ये जो आपके पास है इसको हम नाम देते हैं कि ये मैस जो आपने हैंग की हुई है ये आपके पास एम मैस है, कोई भी एम मैस जिसकी वैल्यू जो है वो 10 kg बता के दी गई है आपको। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड, अब बताओ, अब आपको पूछ लिया क्या है कि क्या फोर्स आप लगाओगे टू बैलेंस it at its center of gravity by applying the force at the other end of the bar। कि अगर आप ये बताओ कि दूसरे एंड के ऊपर, ये जो आपके पास ये वाला एंड है, ये वाला एंड, इस दूसरे एंड के ऊपर आप कितनी फोर्स यहाँ पर लगाओगे, ये फोर्स की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे कि ये फोर्स आप इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाओगे। ये एफ एफ कर लेते हैं हम इसको, कि ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो है आप कितनी फोर्स लगाओगे, ये फोर्स पूछ रहा है कितनी लगेगी इस बार को बैलेंस करने के लिए। लाजमी बात है, अब इस तरफ कोई मैस को हैंग करोगे तो ये मैस हैंग होगी तो ये आपका बार जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन से बचाने के लिए वो कहता है कि दूसरी एंड की तरफ हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना जाए। तो मुझे ये जो आपके पास यहाँ पर मैस जो इसके अंदर टार्क प्रोड्यूस कर रही है, ये मैस जो इसके अंदर टार्क प्रोड्यूस कर रही है, तो जितना टार्क यहाँ पर ये प्रोड्यूस करेगी, हम ये उतना ही टार्क अगर इस एंड के ऊपर, अगर इसको मैं एंड नंबर ए का नाम दे देता हूँ, तो उतना ही टार्क मुझे क्या करना पड़ेगा, एंड नंबर बी के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। तो तब ये क्या हो सकती है, वहाँ पर बैलेंस हो सकती है। तो ये जितना यहाँ पर टार्क हम कह सकते हैं कि ये कितना टार्क प्रोड्यूस किस डायरेक्शन में कर रहा है, ये टार्क जो है वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस, जो एंड ए के ऊपर मैस प्रोड्यूस कर रही है, ये जो यहाँ पर जो मैस मैस का मतलब क्या है कि यहाँ पर वेट ही प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वेट जो होता है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है। तो यहाँ पर जो ये मैस एम की वजह से जितना टार्क प्रोड्यूस हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो बच्चे हमें उतना ही टार्क जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके ये जो दोनों जो रॉड होगी ये बैलेंसिंग कंडीशन में आएगी यहाँ पर। तो बच्चे यहाँ पर गिवन डेटा हम लिखते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना बच्चे आपको यहाँ पर एक मैस की वैल्यू बताई गई है। तो बच्चे मैस जो है वो कितनी यहाँ पे पास, ये एम, इसकी वैल्यू जो है बच्चे यहाँ पे पास है 10 kg। ये बच्चे आपने 10 kg लिख दिया। उसके बाद बच्चे जो आपका 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, तो इसका जो है ना हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मूवमेंट आर्म, मूवमेंट मोमेंट, ये बचे मोमेंट आर्म, जो आपको बताया कि है कि मैस एम की वजह से ये इसकी वैल्यू जो है ना बच्चे हम कर लेते हैं सपोज कि ये वैल्यू जो है ये आपके पास है L1, और इसकी वैल्यू जो है ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर कन्वर्ट कर ले बच्चे, 20 डिवाइडेड बाय आप 100 करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आंसर आपके पास आ जाएगा 0.2 मीटर जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चे। उसके बाद बच्चे
यहाँ पर ये तो आपको चीज़ें बता दी गई, ठीक है। अब जो है ना मुझे यहाँ पर दूसरी चीज़ जो है ना आपको ये बताई गई है कि आपने फोर्स दूसरे एंड के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। तो इसका मतलब है अगर दूसरे एंड की मैं बात करूँगा तो ये आप देख सकते हो बच्चे इस एंड से ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना पॉइंट बी से, सॉरी ये आपको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि ये डिस्टेंस जो है ना पॉइंट बी से अगर ये हम चेक करेंगे ना बच्चे ये वाला ये डिस्टेंस, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये डिस्टेंस जो है ये कितना होगा, ये 50 सेंटीमीटर होगा। ठीक है बच्चे, ये 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बच्चे आपने जो सेकंड मूवमेंट आर्म है एंड ए का मूवमेंट आर्म है उसकी जो वैल्यू है जो है वो आपके पास कितनी है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप मूवमेंट आर्म जिससे मूवमेंट आर्म L2 उसकी वैल्यू जो है वो कितनी है आपके पास, वो आपके पास है 50 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे मीटर के अंदर कन्वर्ट करोगे वो हो जाएगा आपके पास 100 के ऊपर डिवाइड और आंसर कितना आ जाएगा 0.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, मूवमेंट आर्म ये थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर लो। मूवमेंट आर्म L1 जो आपने कहा हुआ है वो मूवमेंट आर्म मूवमेंट मूवमेंट आर्म जो है एट पॉइंट या यहाँ पर कर लो ड्यू टू मैस कर लो बच्चे, ड्यू टू मैस, तो उसको हमने L1 कर लिया। और मूवमेंट आर्म एट पॉइंट बी एट पॉइंट बी इसको कर लो, ये पॉइंट बी के ऊपर मूवमेंट आर्म और इसको हमने L2 का नाम दे दिया, ये आपके पास आ गया। और बच्चे फोर्स आपने कैलकुलेट करनी है। फोर्स फोर्स एट पॉइंट बी, पॉइंट बी के ऊपर कितनी फोर्स होगी कि वो उसको बैलेंस करे, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है बच्चे। ठीक है बच्चे, तो मैंने आपको ये बताया था बच्चे कि आप इस देखिए ना यहाँ पर जो मैस एम है ये वेट की वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगी और उसका जो टॉर्क होगा वो आपके पास इक्वल किस डायरेक्शन में होगा, वो बच्चे आपका टॉर्क क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। अगर उतना ही टॉर्क हम पॉइंट बी के ऊपर प्रोड्यूस करें और ये टॉर्क जो होगा अगर एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस करें तो तब जो है इसको ये बैलेंस कर सकती है। यानी कि एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जितना टॉर्क प्रोड्यूस हो उतना टॉर्क आपका क्लॉक वाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, तो तब ये बैलेंसिंग कंडीशन में आ सकती है। तो मुझे यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ कि यहाँ पर हमने ये कहा है ना कि सम जो टॉर्क आपका है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में अगर वो इक्वल आ जाए टॉर्क जो है वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, तो तब ये दोनों बैलेंसिंग कंडीशन में आ सकती हैं। तो यहाँ पर मुझे मैं ये लिख देता हूँ टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मुझे, टॉर्क टॉर्क ये टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ये जितना टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम प्रोड्यूस कर लेते हैं किसके इक्वल प्रोड्यूस कर लेते हैं, टॉर्क इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन के, तो तब ये क्या हो सकती है वहां पर बैलेंस हो सकती है। तो बच्चे आप देख सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो टॉर्क कौन सा है, वो टॉर्क है आपके पास ये एफ, हम खुद प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं फोर्स एफ मल्टीप्लाई है जो यहाँ पर मोमेंट आर्म एट पॉइंट बी के ऊपर था, तो उसको तो हमने रिप्रेजेंट किया होता, L2 से रिप्रेजेंट किया हुआ था मूवमेंट आर्म को। और टॉर्क इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो प्रोड्यूस हो रहा था उसके ऊपर प्रोड्यूस करने वाली कौन सी चीज़ है, ये मैस एम का वेट प्रोड्यूस करवाएगा। क्योंकि बच्चे यहाँ पर जो फोर्स इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर लग रही है ये इसका वेट है और ये वेट जो है ये क्या होगा, इसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की इक्वल होगा। तो यहाँ पर बच्चे हम ये कर देंगे कि वेट यहाँ पर फोर्स जो है वो कौन सी है, वो
वेट है, मैस एम का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, वेट मल्टीप्लाई है, और इसका मोमेंट आर्म को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ था बच्चे, इसको हमने L1 से रिप्रेजेंट किया हुआ था। तो बच्चे एफ जो होगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, अगर मैं थोड़ा सा इसे रीअरेंज करूं तो WL2 जो है दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, और W जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, वेट जो होता है वो mg की इक्वल होता है, मल्टीप्लाई बजे क्या आ जाएगा L2, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बजे, इसको डिवाइड कर देंगे हम L2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर हम जाते हैं बजे। तो यहाँ पर आपके पास जो फोर्स होगी F फोर्स, ये F फोर्स इज इक्वल टू आपके पास जो वैल्यूज़ है, m की वैल्यू कितनी है बजे, m की वैल्यू जो मैस है वो 10 kg बताई गई है, तो मैस जो है वो आपके पास 10 हो गई। उसके बाद बचे दूसरी चीज़ जो है आपको क्या बताई गई है यहाँ पर L2 की वैल्यू 0.2 है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 0.2 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय बचे अब हम देखते हैं कि L2 की वैल्यू कितनी है 0.5 है, तो 0.5 हो गई। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर जो है यहाँ पर कैलकुलेशन में तो सॉरी सॉरी, यहाँ पर बच्चे थोड़ी सी हम गलती कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है ना बच्चे, ये देख सकते हो वेट है ना, m मल्टीप्लाई बाय g है, तो बच्चे यहाँ पर हमने m तो लिखा है लेकिन g की वैल्यू नहीं लिखी, तो बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना इसको रीअरेंज करें बच्चे, ये यहाँ पर एक फैक्टर हम इसमें मिसिंग कर गए थे, वो वह फैक्टर कौन सा था, m की वैल्यू, तो बच्चे देखे ना यहाँ पर ये m की वैल्यू तो आपको पता है 10 है ना बच्चे, तो ये m की वैल्यू 10 ये तो हमने पुट कर दी, तो जो g की वैल्यू भी तो पुट करनी थी ना, वो भी क्या है 10 है। और दूसरी चीज़ जो है ना आपके पास L2 यहाँ पर बचे, यहाँ पर भी थोड़ी सी हमने ना मिस्टेक की है, ये जो है ये आपके पास यहाँ पर क्या आता है इसको देख सकते हो आप, ये L1 है, ये वजह ये L1 है, यहाँ पर L1 लिखना है, L1 की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी है 0.2, तो बजे यहाँ पर 0.2, तो बजे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो उसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.2 इज इक्वल टू 20, और डिवाइडेड बाय 0.5, तो 40 आपके पास आंसर आ जाएगा मुझे, ऊपर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 0.5 कर देंगे, तो f जो हम कैलकुलेट करना चाहते थे वो कितने आपके पास, वो आपके पास आंसर आ जाएगा 40 न्यूटन, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आंसर इसका आ गया। तो मुझे याद रखो कि यहाँ पर आपने यही करना है कि ये जो मैस का वेट है, ये जितना टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस करवाएगा, अगर उतना ही टॉर्क हम सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो फिर आपके पास जो है ये रॉड जो है वो बैलेंसिंग कंडीशन में आ सकती है, और ये चीज़ जो है हमें रिक्वायर्ड थी। तो बच्चे इंशाल्लाह मज़ीद क्वेश्चंस के साथ हम फिर हाजिर होंगे न्यूमेरिकल्स के साथ। आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप जो है ना डिस्कस करें, मैं उनका आपको आंसर ज़रूर दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।